हेलो दोस्तों, आपका यू फिजिका में स्वागत है। मैं उमेश मिश्रा। हम आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं और ये तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्लैंक्स ने किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की थी। उन्होंने कैसे शुरुआत की थी कि रेडिएशन जो हमारा थियरी था वो क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू सॉल्व नहीं हो पा रहा था। उसका जो प्लॉट आ रहा था वो थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा, थियोरेटिकली उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। एक्सपेरिमेंटल जो हमारा प्लॉट आ रहा था वो थियोरेटिकल सेटिस्फाइड नहीं था। हम उसी को सेटिस्फाई करने के लिए प्लैंक ने क्या किया था कि सारी थियरी उन्होंने डेवलप की और एक उन्होंने सबसे अच्छा चीज़ लिया था जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में और उस समय पे, ये 1900 के लगभग की बात है, 1900 में ही उस समय पर कि इतना बड़ा डिसीजन लेना, इतना क्लासिकल जो हमारा इतना डेवलप कर चुका था, अब उसमें से इतना बड़ा संशोधन करना ये काफ़ी मुश्किल काम था उनके लिए। लेकिन उनकी ये मजबूरी थी एक, क्योंकि बिना उसके हमारा क्वांटम मैकेनिक्स या फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, रेडिएशन का जो हमारा प्लॉट आ रहा था, जो स्पेक्ट्रम प्लॉट था, वो हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। ठीक है, वो हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। उसकी वजह से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया था। उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या लिया कि जो एनर्जी हमारी इमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी किसी फ्रिक्वेंसी न्यू पे, एनर्जी हमारी इमिट हो या फिर एब्जॉर्ब हो एट द फ्रिक्वेंसी न्यू, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी फॉर दिस न्यू एन एच न्यू। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और इसका कोई भी जस्टिफिकेशन ना तो प्लैंक को मिल पा रहा था, ये लोगों ने उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था कि ये कैसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है। प्लैंक को भी लग रहा था कि नहीं, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट है जो कि हमारा इस प्लॉट को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो हमारा प्लॉट आ रहा था, ये प्लॉट, ये हमारा क्या कर रहा था, ये उनको लग रहा था कि जो इक्वेशन आया था प्लैंक रेडिएशन का, यू न्यू इक्वल्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपान सी क्यूब एच न्यू अपान ई टू द पावर एच न्यू अपान के टी माइनस ऑफ 1। ये हमारा क्या आ रहा था, प्लैंक रेडिएशन का फॉर्मूला था। ये प्लैंक रेडिएशन लॉ था जो कि हमने इसको डिराइव किया था। इसका एक ओवरव्यू हमने आपको दिया था। अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो यहाँ पे जब ये इन्होंने दिया और ये एग्जैक्टली फॉलो हो रहा था, वहीं जो रिलेजेंस और वीन्स, रिलेजेंस लॉ एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे, बशर्ते वो डिफरेंस यहाँ था कि एक लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए था, एक हायर फ्रिक्वेंसी पे सेटिस्फाइड हो रहा था। तो अब हम देखते हैं कि क्या इससे वो सेटिस्फैक्शन हो रहा है। जो क्लासिकल थियरी हमारी आ रही थी, क्लासिकल से जो हम सेटिस्फैक्शन पा रहे थे, रिलीजन्स का क्या था, रिलीजन्स का क्या था कि ये लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ आ रहा था। रिलीजन्स एंड वीन्स ये हैं, ये वीन। रिलीजन्स का क्या था कि वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे सेटिस्फाइड था, वीन्स का हायर फ्रिक्वेंसी पे। ये हायर के लिए नहीं हो रहा था, ये लोअर के लिए नहीं हो रहा था। तो हम इसके थ्रू देखते हैं क्या इससे हमें सेटिस्फाइड कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलप हो रही है, इसका जस्टिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यही पूरी शुरुआत है, यहीं से पूरी शुरुआत होती है। इसका जस्टिफिकेशन हम करेंगे अभी बाद में। ठीक है, तो हम एक केस ले लेते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी, फॉर लोअर फ्रिक्वेंसी। फॉर लोअर फ्रिक्वेंसी, तो लोअर फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा? लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए कंडीशन क्या होगी? वेरी लो फ्रिक्वेंसी है, एच न्यू इज मच मच लेस देन के टी। ये हमारी क्या है? लोअर फ्रिक्वेंसी है। ये हमारा क्या हो रहा है? लोअर फ्रिक्वेंसी है। तो इस कंडीशन में जब ये चीज़ होगा तब हमारा जो ये e टू द पावर h
न्यू अपान के टी है, ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होके हो जाएगा 1 प्लस एच न्यू अपान के टी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसके स्थान पे हम अगर इसको प्लेस कर दें तो यू न्यू क्या हो जाएगा, यू न्यू, व्हाट इज यू न्यू, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपान सी क्यूब एच न्यू अपान 1 प्लस एच न्यू अपान के टी माइनस 1। अब ये 1 कट गया और एच न्यू कट गया, तो हमारा बचा क्या, दिस इंप्लाइज यू न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपान सी क्यूब इंटू के टी। दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेजेंस लॉ। ये क्या हो रहा है, रिलेजेंस है, RAY रिलेजेंस ही है। ये रिलेजेंस से हमारा यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है कि जो रिलेजेंस का भी लॉ ये सेटिस्फाई कर रहा है। लोअर फ्रिक्वेंसी पे जब हम देख रहे हैं कि लोअर फ्रिक्वेंसी पे क्या हो रहा है, तो लोअर फ्रिक्वेंसी पे क्या आ रहा है, ये तो हमारा रिलेजेंस का लॉ आ रहा है। मतलब जो रिलेजेंस का लॉ था लोअर फ्रिक्वेंसी पे यहाँ फॉलो हो रहा था, तो क्लासिकल थियरी से, तो यहाँ भी मैक्स प्लैंक ने भी इसको सेटिस्फाई किया। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर हम फ्रिक्वेंसी को हायर कर दें, फ्रिक्वेंसी हमारी हायर रेंज में हो, तब क्या होगा। ठीक, फॉर हायर फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, हायर फ्रिक्वेंसी में हमारा क्या होगा, कंडीशन कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है न्यू ये बहुत हाई है। तो न्यू हाई होने का मतलब क्या हुआ कि लैम्डा हमारा क्या होगा, वो लो होगा। ठीक है, तो उसके लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा लैम्डा तो मैक्सिमम होगा ही होगा, किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लैम्डा हमारा मैक्सिमम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा एम। ठीक है, लैम्डा मैक्स, जिसको हम लैम्डा मैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम देखते हैं कंडीशन, हमारा यू न्यू प्लैंक रेडिएशन एनर्जी, प्लैंक्स रेडिएशन ला क्या था, यू न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपान सी क्यूब एच न्यू अपान ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस ऑफ 1। ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। अब अगर हम यहाँ पे जब मैक्सिमम केस की बात कर रहे हैं, हम फ्रिक्वेंसी को हाई की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम केसेस की बात कर रहे हैं, इसको हम वेवलेंथ के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, हम इसको वेवलेंथ के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो यू न्यू डी न्यू ये चीज़ अगर हम करें तो ये क्या होता है, यू न्यू डी न्यू क्या है, एनर्जी कंटेन्ड इन रेंज, एनर्जी कंटेन्ड in the range nu plus nu to nu plus d nu per unit volume, ये हमारी यू न्यू डी न्यू है। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा,
तो यहाँ से अगर हम डी न्यू इक्वल टू करें तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, ये आएगा। तो हम यहाँ पे इसके स्थान पे ये पुट कर सकते हैं, न्यू के स्थान पे, ये डी न्यू के प्लेस पे हम यू न्यू डी न्यू के प्लेस पे हम ये पुटअप कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ in terms of wavelength u nu is equals to 8 pi hc upon lambda power 5 1 upon e to the power hc by lambda kt माइनस ऑफ 1, ये हमें मिला, ये हमको मिला। अब इसके बाद हम मैक्सिमम कंडीशन जानते हैं। फॉर मैक्सिमा हमें क्या मिलता है, डी यू न्यू डी यू न्यू बाई लैम्डा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्स। ये मैक्सिमा की कंडीशन होती है, ये क्या होती है, मैक्सिमा की कंडीशन। हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारा क्या आएगा, हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा 8 पाई एच सी अपान लैम्डा पावर 6 माइनस ऑफ 5, और हम ये फिर इसको करते हैं 1 माइनस ई टू द पावर एच सी अपान लैम्डा के टी, ये माइनस में रहेगा, प्लस ऑफ एच सी अपान लैम्डा के टी होल मल्टीप्लाइड बाई e to the power h c upon lambda k t upon e to the power h c upon lambda k t माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा इतना आएगा, और कंडीशन हमारी क्या है, ये इक्वल टू 0, कंडीशन इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैक्स का कंडीशन है। इट इज द कंडीशन फॉर मैक्स, इट इज द कंडीशन फॉर मैक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, क्योंकि ये हमारा उस तरफ चला जाएगा, ये भी उस तरफ चला जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा ये टर्म, तो माइनस ऑफ 5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच सी अपान लैम्डा के टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच सी अपान लैम्डा के टी, ये हमारा आया, ये हमारा आया। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इनकी वैल्यूज की, एच सी अपान लैम्डा के टी की वैल्यू जो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन से है, हम यहाँ पे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना होगा, 4.9663 इतना होगा हमारा क्या, इसकी वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, यहाँ से हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा कि हमारा 2.898 इंटू 10 टू द पावर
-3/T। ये क्या है? हमारा जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो लैम्डा हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये रिलेशन किस में शो करता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो लैम्डा हमारा डिक्रीज कर रहा हो, ये रिलेशन किस में शो करता है? वीन्स में। तो ये हमारा वीन्स रेडिएशन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इससे हमारा ये पता चलता है कि जो प्लैंक ने जो थियरी दी थी, मैक्स प्लैंक ने, वो तो हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, चाहे रिले जीन्स की बात करें चाहे वीन्स की बात करें। अब तीसरा हम कंडीशन लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर एनर्जी की हम बात करें तो उन्होंने स्टीफेंस ने बताया था। ओवरऑल अगर एनर्जी की हम बात करते हैं तो स्टीफेंस ने बताया, स्टीफेन ने क्या बताया था कि जो एनर्जी होगी ओवरऑल पूरे स्पेक्ट्रम के लिए, तो वो हमारा कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू T⁴ टेम्परेचर के 4th पावर के ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो अब वहां से वो देखते हैं कि क्या वो सेटिस्फाइड हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अभी देखते हैं हम उसको। फॉर ऑल ओवर स्पेस, फॉर ऑल ओवर स्पेस, पूरे स्पेस के लिए क्या होगा हमारा? पूरे स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो हमें यू न्यू इक्वल्स टू प्लैंक रेडिएशन का जो फॉर्मूला पता है 8π² अपॉन c³ h न्यू अपॉन e⁻h⁻kT -1। ये तो हमारा प्लैंक का रेडिएशन फार्मूला है। अब अगर हम इसको पूरे स्पेस में इंटीग्रेट कर दें, 0 to infinite, if we integrate all over space this function Planck radius, Planck's distribution, then what will be? This is। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? 8π, ये इंटीग्रेट कौन क्या होगा? 0 to infinite 8π² अपॉन c³ h न्यू अपॉन e⁻h⁻kT -1। ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू डी न्यू, न्यू के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम ये कर लें कि अगर हम टेम्परेचर का पावर ले लें, टेम्परेचर के पावर में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा? टेम्परेचर के पावर में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल टू 8π और k⁴ T⁴ h³ c³ इंटीग्रेटेड ओवर 0 to infinite x³ e⁻x-1 d ऑफ x। अगर हम ये करते हैं और वेयर सिंस x इक्वल टू h⁻kT, सिंस x इक्वल टू h⁻kT, ये x की जो वैल्यू है h⁻kT हमने पुट किया है, यहाँ पे हमने मान लिया है, तो उसकी वजह से हमने ये कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे अब क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 8π⁵, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 5 में आएगा। 8 × π⁵ k⁴ T⁴ h³ c³ मल्टीप्लाइड बाई 15। ये चीज़ हमारा आया, ये पार्ट हमारा आया। अब यहाँ से हम सिग्मा की, अगर सिग्मा को जाने तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू
ये होता है 2 इंटू पाई पावर 5 के पावर 4 15 h³ c²। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा कि ये इस तरीके से आ रहा है 4/c सिग्मा T⁴, जो कि ये कांस्टेंट ही है। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। हमारा डिपेंड किस पे हो रहा है? जो एनर्जी आ रही है हमारी u फॉर ऑल ओवर स्पेक्ट्रम, वो किस पे डिपेंडेंट है? T⁴ पे डिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंडेंट है? T⁴ पे डिपेंडेंट है। मतलब ये स्टीफन बोल्ट्जमैन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो प्लैंक का डिस्ट्रीब्यूशन था, प्लैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारा तीनों के लिए सेटिस्फाइड था, स्टीफन बोल्ट्जमैन एंड रिलेजेंस एंड आल्सो विन्स के लिए भी फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी, क्योंकि उस समय जो क्लासिकल मैकेनिक्स का दौर था, उस समय पर क्वांटम मैकेनिक्स की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो कर रहा था डिस्क्रीट, जो प्लैंक का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था ये हमारा फॉलो हुआ। किसमें फॉलो हुआ? स्टीफन बोल्ट्जमैन, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड रिलेजेंस के, इन तीनों लॉ में सेटिस्फाई किया था। हम अभी इसको पीछे देख चुके हैं। और ये जो लॉ था उनका, ये खुद प्लैंक इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इससे प्लैंक खुद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन फिर बाद में दशकों जो प्रॉब्लम पीछे चल रही थी, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था, जैसे हमारा आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पहले सॉल्व नहीं हो पा रहा था। क्वांटम इफेक्ट, ये पहले इसको सॉल्व नहीं किया जा पा रहा था। इसका फंक्शन कैसे हम निकालें, कैसे एक्सप्लेन इसको करें, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो पा रहा था। इसको जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया प्लैंक के हेल्प से, प्लैंक के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हेल्प से इन्होंने इसको सेटिस्फाई किया, एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो वैसे हमारे हर्ट्ज ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक्सप्लेन कर नहीं पाए थे। ठीक है, तो हमने आज देखा कि हमारा प्लैंक का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सारे के सारे सेटिस्फाइड हो रहे थे। इनका यूज क्या हुआ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देंगे, और इसके बाद हम यहाँ से अपनी क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक हमारा बिगिनिंग था, क्वांटम मैकेनिक्स का बिगिनिंग था कि बिगिनिंग कैसे हुआ ये। अब हम शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।